सो मतलब इस पूरे चैप्टर में हम कोई ना कोई मूवमेंट देखने वाले हैं। मतलब थर्मो मतलब हीट एंड अनदर वन इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब होगा मोशन, मतलब हीट का फ्लो होना। तो थर्मो हीट एंड डायनामिक मतलब फ्लो। तो हीट फ्लो ये जो एक प्रोसेस है, ये हमारा यहां से थर्मोडायनेमिक पार्ट स्टार्ट होता है। हमने अभी तक काइनेटिक थ्योरी में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब चीजों के बारे में जानकारी ली। अगर कोई हमसे ये पूछे कि डिफाइन थर्मोडायनेमिक, व्हाट डू यू मीन बाय द थर्मोडायनेमिक, तो हम क्या लिखेंगे? तो पहला पॉइंट यहां पर होना चाहिए, इट इज आज पहली क्लास में थोड़ी थ्योरी ही होगी। सो इट इज द स्टडी ऑफ हीट, इट इज द स्टडी ऑफ हीट आ गया पहले लेटर में। दूसरा, अगर हीट की बात आती है और अगर हीट फ्लो कर रही है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, अगर हीट की बात आती है और हमारी हीट अगर फ्लो कर रही है, ए से बी की तरफ जा रही है, तो उसका रूट कॉज क्या होता था? हमने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा था। उसका रूट कॉज होता था हीट का टेम्परेचर डिफरेंस होना, मतलब बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस होना, मतलब डेल्टा टी विल बी रिस्पॉन्सिबल हियर। हमने लास्ट चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। सो नाउ इट इज द स्टडी ऑफ हीट। दूसरा, हम टेम्परेचर को भी लेंगे। दूसरा हमारे पास टेम्परेचर, और तीसरा यहां पर आएगा कि यहां इन दोनों के फ्लो से हमारे पास एक मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन होगा, एक मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन होगा, मैकेनिकल वर्क जो कि बाय द सिस्टम यहां पर होगा। सो इट इज अ स्टडी ऑफ हीट, कॉमन टेम्परेचर एंड मैकेनिकल वर्क इनटू हीट एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, इट इज द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड मैकेनिकल वर्क इनटू हीट इज कॉल्ड एंड वाइस वर्सा। अगर मैं एक पिस्टन अरेंजमेंट लेता हूं, अगर मैं पिस्टन अरेंजमेंट लेता हूं जो कि गाड़ी के अंदर लगता है, अब अगर इस पिस्टन अरेंजमेंट में ये एक सिलेंडर हो गया बाहर का और ये हो गया हमारा पिस्टन, दिस इज आर द पिस्टन एंड दिस इज आर द सिलेंडर। अब अगर मैं यहां पर जो भी मेरा प्रेशर है, टेम्परेचर है और वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, अगर इस सिस्टम में मैं हीट को ऐड कराऊंगा, अगर मैं इस सिस्टम में हीट को ऐड कराऊंगा तो एक्सपेंशन होगा, मतलब वर्क डन, कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ पिस्टन खिसकेगा। कहने का मतलब है कि हीट आई, हीट से आई टेम्परेचर डिफरेंस, इस पूरे सिस्टम में टेम्परेचर का एक रोल प्ले होगा, उससे हमारा वर्क एग्जीक्यूट हुआ। सो ये जो पूरा सिस्टम होता है इसे हम थर्मोडायनेमिक बोल सकते हैं। या तो जो मैंने हीट दी है उससे वर्क ट्रांसफर हो गया, जो भी मैंने हीट दी थी उससे क्या आ गया? वर्क आ गया। या फिर कुछ केसेस में क्या होगा कि मैं वर्क दूंगा और हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो मैंने हीट से वर्क का एग्जाम्पल तो आपको बता दिया, हीट से वर्क का एग्जाम्पल हमने एक पिस्टन का ले लिया। अगर वर्क से हीट का लें तो, अगर मैं वर्क से हीट का एग्जाम्पल लूं तो देन व्हाट विल हैपन? वर्क से हीट का एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं तो जैसे हाथों को रब करना, अगर मैं यहां पर देखूं तो हाथों को रब करना, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास कुछ इस तरीके से ये वाला पोर्शन। तो अगर मैं हाथों को रब करता हूं तो मैंने वर्क किया, और वर्क किया तो हैंड को रब करने के बाद एक हीट ट्रांसफर हो गई टू द एनवायरमेंट। तो ये हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल हुआ यहां पर वर्क टू हीट का। सो थर्मोडायनेमिक हमारा कहां लग सकता है? इट इज द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर, मैकेनिकल वर्क इनटू हीट एंड वाइस वर्सा। तो जो भी मेरा वर्क टू हीट है या हीट टू वर्क है, उन दोनों प्रोसेसेस में हम थर्मोडायनेमिक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो थर्मोडायनेमिक है ये सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ही एग्जीक्यूट करेगा, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। ये हमेशा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को ही फॉलो करेगा।
मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को ही फॉलो करेगा। मतलब ये मॉलिक्यूल्स के माइक्रो लेवल पर नहीं जाएगा कि माइक्रो में क्या चीज चल रही थी, कौन सा मॉलिक्यूल है। बस ये क्या काम करेगा, इसके मैक्रो इंपैक्ट को देखेगा कि मैंने अगर हीट दी तो उससे मेरा वर्क हुआ। सो इन थर्मोडायनेमिक मेन फोकस ऑन द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, और वी कैन से दैट मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज जैसे प्रेशर, अगर प्रेशर लिया जाएगा तो वो इन सबको मिलाकर आएगा, तो मैक्रो में बन गया, बड़ा हो गया। टेम्परेचर, तो इन सारी गैसेस के मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक टेम्परेचर आएगा, उसको भी मैक्रो बोलते हैं। वॉल्यूम, तो हम एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं देखते, हम तो इंटायर पिस्टन और सिलेंडर के अरेंजमेंट का वॉल्यूम देखते हैं, मतलब अगेन मैक्रो आ गया। सो दीज आर द क्वांटिटीज, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर, हम यहां पर थर्मोडायनेमिक में मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को ही कंसिडर करेंगे, जो भी ओवरऑल हमारे सामने यहां पर दिखेंगे। तो सवाल ये उठता है तो क्या सिर्फ प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम ही मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी? हम थर्मोडायनेमिक के नाम का मतलब ही समझ रहे थे, इतने में हमारे पास एक दूसरी चुनौती आ गई, एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज नाम की कुछ चीजें होती हैं, और मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, जो कि बड़े आकार में हो या एक बड़े लेवल पर हो। इट इज नॉट रिलेटेड टू द माइक्रो। सो यहां पर एक मैं दोबारा पिस्टन अरेंजमेंट बनाता हूं। ये हमारा एक सिलेंडर और ये बना मेरा पिस्टन। तो एक साइड मेरे पास सिलेंडर और दूसरी साइड मेरे पास पिस्टन। So here it is our cylindrical arrangement and here it is our piston arrangement. अब यहां पर होता क्या है रियल मायने में कि एक इंजेक्टर होता है जो कि पेट्रोल को छिड़कता है, और यहां पर हमारी होती हैं गैसेस, और यहां एक इंजेक्टर चिंगारी देता है, मतलब स्पार्क प्लग जिसको हम बोलते हैं। वैसे यहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होते ही ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, और यहाँ के जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी क्वांटिटीज पर असर पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं तो पहला गैस मॉलिक्यूल लेट सपोज ये रहा, दूसरा गैस मॉलिक्यूल ये रहा, तीसरा गैस मॉलिक्यूल ये रहा, चौथा गैस मॉलिक्यूल ये रहा। तो हम हर एक मॉलिक्यूल का प्रेशर नहीं नापते, हम क्या नापते हैं, सारे गैस मॉलिक्यूल का जो भी प्रेशर आएगा उसे हम यहां पर कंसिडर करते हैं। तो P फॉर प्रेशर हमारी एक पहली मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी हुई अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक। दूसरा, हम कभी भी एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नहीं देखते हैं, हम इन सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देखते हैं सिलेंडर के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलने लगे, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम कभी भी एक पार्टिकल का वॉल्यूम कंसिडर नहीं करते, काइनेटिक थ्योरी में भी नहीं किया था। हम पूरे चैम्बर का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो हमारा एक रीजन बनेगा उसका वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, इसलिए हमने इसको मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी लिया था। तीसरा, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के बाद अगला आता है इंटरनल एनर्जी। अगला आता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है अंदरूनी क्षमता। इंटरनल एनर्जी किन दो एनर्जी से बनती है कि जो एक गैस पार्टिकल है इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी की क्षमता कितनी है, इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी की क्षमता कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को मिलाकर जो एनर्जी बनती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को मिलाकर जो एनर्जी यहां पर बनती है इन मॉलिक्यूल्स की, उसको बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। अब यहां पर इंटरनल एनर्जी भी हमारी मैक्रोस्कोपिक होती है, क्योंकि इन सारे मॉलिक्यूलों की हलचलों को मेजर करके एक इंटरनल एनर्जी बनती है, जो कि नेट काइनेटिक एनर्जी होगी ऑल द मॉलिक्यूल प्लस नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑल द मॉलिक्यूल। तो ये भी एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी के रूप में निखर कर आए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, एंट्रोपी। ये एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, क्वांटिटी होगी, जो कि थर्मोडायनेमिक में हम यूज करते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस।
इसका मतलब समझते हैं, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। आप कुछ इस तरीके से समझना कि ये जो पूरा चैम्बर है, इसमें क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं। आपके स्कूल में अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। मान लो एक ए क्लासरूम है और एक बी क्लासरूम है। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट को समझ लेना गैस मॉलिक्यूल्स, और यहां पर कुछ स्टूडेंट हैं। अब क्या होगा कि एक ए सेक्शन के जो बच्चे हैं वो बहुत शरीफ हैं। मतलब जब क्लास टीचर बाहर जाती है तो ये बच्चे अपनी सीट को छोड़कर इधर उधर नहीं जाते। कोई जरूरी काम पड़ेगा तो कोई उठ के इधर उधर अपनी कॉपी किताब वगैरह शेयर करने के लिए चला जाता है। मतलब यहां पर कोई भी अपनी लोकेशन को छोड़कर इधर उधर नहीं भागता, बहुत कम भागते हैं। मतलब बहुत कम हलचल मचती है। अगर बहुत कम हलचल मचती है मतलब रैंडमनेस यहां पर क्या है, कम है। मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस ए सेक्शन में क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि यहां के बच्चे इधर उधर उठ के बेफालतू में नहीं जाते। बी सेक्शन वाले बच्चे क्या हैं, ये इधर उधर उठ के बहुत भागते हैं इधर उधर अपनी मर्जी से, कि यहां चले जाएं वहां चले जाएं। मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस यहां ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एंट्रोपी होती है वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल होती है। मतलब ए सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा मानी जाएगी और बी सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा मानी जाएगी। कह सकते हैं कि अगर आप पानी लेते हैं और पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें डिग्री ऑफ रैंडमनेस आपको मिलेगी। वहीं पर दूसरी साइड अगर आप हनी लेते हैं और उसे अगर आप बॉईल करते हैं तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम मिलेगी। तो हम बोलेंगे एंट्रोपी पानी की ज्यादा है और एंट्रोपी हनी की कम है। अब इसकी डिटेल डेफिनेशन देख लेते हैं कि एंट्रोपी को बोला क्या जाता है। एंट्रोपी, इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी present in a system or process but is not available to do work, अब यहां पे मेरी बात ध्यान से समझना। इस डेफिनेशन को हमने ये तो देख लिया कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस होती है, मान ली बात, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये पिस्टन को मूव करा दे। मेरी बात ध्यान से समझना। अभी मैंने क्लासरूम का एग्जांपल दिया था कि हर क्लासरूम में रैंडमनेस हो रही थी। ये जो बच्चे थे ये इधर उधर अपनी सीट छोड़कर भाग रहे थे। तो ए सेक्शन के जो बच्चे थे वो इतनी जल्दी इधर उधर नहीं भाग रहे थे, वो आराम से अपना कोई जरूरी काम था तभी भाग रहे थे। तो हमने क्या बोला था, एंट्रोपी जो ए की है वो कम हो जाएगी और एंट्रोपी बी की जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ के बच्चे शरारती हैं। भले वो कितने शरारती क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी इधर उधर क्यों ना दौड़े, क्या वो स्कूल से बाहर भाग जाते हैं? आप कुछ कहोगे कि आप भागते हो, बंक मारने वाले, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझना। क्या ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, एक्चुअली कॉल आ गई थी बीच में जिस वजह से माइक ऑफ हो जाता है। अब आ रही होगी आवाज। सो मैं यहां पर एंट्रोपी की बात कर रहा था। तो भले ही कितनी भी रैंडमनेस क्यों ना हो, ये पिस्टन को कभी भी ऊपर नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है टेम्परेचर को बढ़ाने में, और जो एंट्रोपी होती है ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगी डिग्री ऑफ रैंडमनेस को बढ़ाने में।
मेरी बातें ध्यान से समझना। अगर चैप्टर का आज का पार्ट सभी ने समझ लिया तो आगे वाले सारे पार्ट आपके लिए आसान हो जाएंगे, नहीं तो रट्टा लगाते रह जाओगे पूरे चैप्टर में। इंटरनल एनर्जी का पार्ट हमें पता लगा। एंट्रोपी में हमने क्या देखा कि जो हलचल मचती है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। लेकिन एंट्रोपी इतनी सक्षम नहीं होती कि वो इस पिस्टन को ऊपर उठा दे, वर्क डन करा दे, इतना नहीं होगा। बस वो आपस में खेलते रहेंगे। अगर कोई बाहर से डांट के लिए कोई आ गया, मतलब कोई भी इन्हें डराने धमकाने के लिए बाहर से आ गया तो चुपचाप बैठ जाएंगे, लाइक अ क्लास टीचर। मतलब क्लास टीचर से ऊपर तो नहीं भागेंगे, बाकी आजकल का जमाना पता नहीं। सो दैट मीन्स जब कभी भी यहाँ पे डिग्री ऑफ रैंडमनेस होगी तो एक लिमिट तक होती है, और वो लिमिट इतनी कम होती है कि वो वर्क डन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। सो इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम और अ प्रोसेस, बट इट इज नॉट अवेलेबल टू डू वर्क। फिर इसके बाद चलते हैं आगे। तो इसको हम डिसऑर्डर या मेजर ऑफ रैंडमनेस क्यों बोलते थे वो हमें पता लगा। एक लास्ट और प्रॉपर्टी है एंट्रोपी के बाद, जिसको बोलते हैं एंथैल्पी, जिसको बोलते हैं एंथैल्पी। बस इतना ही है। एंथैल्पी के बाद बस इन्हीं चीजों में हम घूमते रहेंगे थर्मोडायनेमिक में, इससे बाहर और कुछ नहीं पढ़ना। यहां पर आ जाएगा एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं तो ये जितना भी मेरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ना, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है उसे एंथैल्पी बोलते हैं। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी उसी में आ गई और एंट्रोपी भी उसी में आ गई। मतलब इस सारी की सारी एनर्जी को मिलाकर जो एक एनर्जी बनती है पूरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, उसे हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। सो यहां पर एंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे? इट इज a measurement of total energy of a thermodynamic system. So it is a measurement of total energy of a thermodynamic system. अब एंथैल्पी को जो हम डिनोट करते हैं ना, वो एच लेटर से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी को हम एच लेटर से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी को हम एस लेटर से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को हम यू लेटर से डिनोट करते हैं। सो ये हमारी कुछ क्वांटिटीज थी जो कि हमने यहां पर देखी। अब हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की तरफ बढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? तो मैं अब इसे मिटाने वाला हूं। यहां तक लिख लिया हो तो मुझे कंफर्मेशन देना, बट अगर आप बीच में ही जंप मार रहे हैं तो इसका आंसर मैं दे देता हूं। मैंने अभी आपको बोला कि जो हमारी टोटल एनर्जी होगी थर्मोडायनेमिक की, टोटल एनर्जी मतलब पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे इस एंथैल्पी में। तो सवाल ये होता है कि इंटरनल एनर्जी भी इसी के अंदर आ गई और एंट्रोपी भी इसी के अंदर आ गई, बट ये कहना गलत होगा कि सिर्फ और सिर्फ एंथैल्पी का रिलेशन इंटरनल एनर्जी के साथ ही बनेगा। क्यों? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर भी तो है, तो ये सारी चीजें आगे की हैं। तो मेन ये है कि एंथैल्पी के अंदर सारी एनर्जी आएंगी। वो सारी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है प्रेशर से भी, टेम्परेचर से भी, वॉल्यूम से भी, इंटरनल एनर्जी से भी और एंट्रोपी से भी। इनके एक्सप्रेशन हम आगे देखेंगे। अब यहां पे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की बात की जाए। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब ये टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसमें हम पहला वेरिएबल देखेंगे जिसे बोला जाता है इंटेंसिव वेरिएबल। इसे बोला जाता है इंटेंसिव वेरिएबल। फिर इसको बोला जाता है एक्सटेंसिव वेरिएबल। इसे बोला जाता है एक्सटेंसिव वेरिएबल। सो इंटेंसिव वेरिएबल और अनदर वन इज एक्सटेंसिव वेरिएबल। अगर मैं इन दोनों वेरिएबल की बात करूं तो आपको हमेशा IN फॉर इंडिपेंडेंट और X फॉर डिपेंडेंट, मतलब इन आ गया तो आपको इंडिपेंडेंट से याद रखना है। ये आएगा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां इन नहीं आ रहा है तो आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप सोच रहे होंगे ये किस चीज पर, कौन से वेरिएबल पे डिपेंड होगा?
कुछ बुक्स के अंदर इसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोल दिया जाता है और इसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल दिया जाता है. सो वी कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. बट अभी मैं यहां पर वेरिएबल बोल रहा हूं क्योंकि हमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पे भरोसा नहीं है क्योंकि वो चेंज होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, इसलिए मैंने यहां पर वेरिएबल लिखा. तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये इंडिपेंडेंट किसका होगा? इंडिपेंडेंट होगा ये साइज के. कोई भी प्रॉपर्टी होगी इंडिपेंडेंट ऑफ साइज की होगी और डिपेंडेंट होगी साइज पर. कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास, ये मास से इंडिपेंडेंट होगी और ये मास पर डिपेंड होगी. एक डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसे समझते हैं. अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं तो मान लेते हैं टेम्परेचर. टेम्परेचर एक इंडिपेंडेंट या इंटेंसिव वेरिएबल होता है. क्या करेंगे, हम एक रूम लेंगे. अब इस रूम का टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस. इस रूम के अंदर मैं पार्टीशन कर दूं, ये एक ए चैम्बर, ये बी चैम्बर. क्या अब टेम्परेचर आधा आधा हो जाएगा? क्या यहां पे टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस या यहां पे टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे नहीं, मतलब ये रॉन्ग अप्रोच. टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा? बराबर. यहां पे भी 26, यहां पे भी 26, मतलब टी ए और टी बी का दोनों का टेम्परेचर क्या रहा? बराबर. मतलब ये मास पर और साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा. अगला एक और एग्जांपल लेते हैं. इसी में अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपका टेम्परेचर के बाद, एक होता है हमारा डेंसिटी. डेंसिटी भी इसी पार्ट में बोला जाता है. डेंसिटी, डेंसिटी मतलब जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है. अगर मैं यहां पर एक बाल्टी पानी लेता हूं, यहां पर मैं एक बाल्टी पानी लेता हूं या फिर मैं एक चम्मच पानी लेता हूं, दोनों में वाटर है, तो डेंसिटी क्या अलग अलग होगी? हम बोलेंगे जितनी डेंसिटी पानी की यहां थी उतनी ही डेंसिटी यहां रहेगी. चाहे मैं एक ग्लास पानी लूं, चाहे मैं एक टैंक पानी लूं, चाहे मैं एक चम्मच पानी लूं, डेंसिटी हमेशा बराबर रहती है. इसका मतलब ये भी साइज और मास पर डिपेंड नहीं कर रही. तीसरी यूनिट आती है प्रेशर. अभी मैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूं, इंटेंसिव. तीसरी यूनिट आती है प्रेशर. अगर मैं यहां पर प्रेशर की बात करता हूं तो प्रेशर मेरे पास फोर्स अपॉन एरिया एक तरीके से होता है. खैर अभी तो हम पीवीटी की बात कर रहे हैं, तो कभी भी आप कंफ्यूज हो जाएं तो आपने सीधे एक चैम्बर बनाना है और उस चैम्बर का आधा आधा पार्ट करना है. मान लेते हैं कि जो मेरा कमरा है उसमें 1.013 बार एटमॉस्फेयर है. अगर मैं उसको डिवाइड कर देता हूं दो में, तो क्या वो आधा आधा हो जाएगा? हम बोलेंगे नहीं. जितना प्रेशर पी ए पर है उतना ही पी बी पर है. इसका मतलब ये भी शेप और मास पे डिपेंड नहीं कर रहा. ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आती हैं. टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ऐसे यहां पर स्ट्रेस, वो भी डिपेंड नहीं करता क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रेशर की ही यूनिट है. सरफेस टेंशन, जो कि हम पढ़ चुके हैं, सरफेस टेंशन भी कभी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आती है, कभी वो डिपेंड नहीं करती मास वगैरह पर. दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पॉइंट टू बी नोटेड हियर. क्यों लिख रहा हूं? जो हीट कैपेसिटी होती है वो मास पे डिपेंड करती है, लेकिन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसके अंदर तो हम मास ही 1 kg रख देते थे. तो स्पेसिफिक हीट की जो डेफिनेशन हमने थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या कंडीशन रखी थी कि मास शुड बी इक्वल टू 1 kg. मास हमारा 1 किलो होना चाहिए. मतलब मास ही अगर 1 किलो कर दिया तो मास गायब था उस मामले में से, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला वैसे क्या होता था, Q इज इक्वल टू mc/dt. अगर मास को आप 1 kg कर देंगे तो क्या रह जाएगा, ये QC/dt. या फिर आप क्या करेंगे, मास को दोनों साइड डिवाइड करा देंगे तो वो मास से मास कट जाएगा. इसका मतलब स्पेसिफिक हीट हमारी मास पे डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि उसे तो यूनिटी में मान लिया था, 1 kg मान लिया था. सो जिस वजह से जो एयर है, एयर की जो कैपेसिटी है, अगर उसमें मैं चैम्बर को आधा भी कर दूं तो एयर की कैपेसिटी हमने क्या देखी थी 1.005 समथिंग होती है, लेट्स सपोज. तो एयर की जो कैपेसिटी है सी ऑफ एयर, वो यहां पर भी उतना ही रहेगा और यहां पर भी उतना ही रहेगा. कमरे को आधा आधा करने के बाद भी
कैपेसिटी टू स्टोर हीट इन द एयर शुड बी सेम। सो एक हो गया इंटेंसिव वेरिएबल, फिर चलेंगे हम एक्सटेंसिव वेरिएबल पर। बट अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, आपने रफली लिख लिया होगा तो मैं इसे रफ करना चाहूंगा और उसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। प्रियांशी का भी क्वेश्चन आगे का है, मैंने सिस्टम और सराउंडिंग पढ़ाया नहीं है। प्रियांशी आगे क्यों भाग रही हो? यही प्रॉब्लम रहती है, आगे आगे भागोगे पीछे में डाउट छोड़ दोगे। करणवीर का भी आगे का ही पूछ रहा है यार, इंटरनल एनर्जी का रिलेशन एंट्रोपी तो तब बताऊंगा जब कम से कम पीवीटी बता दूं। पहले प्रेशर की बात होगी, अभी टेम्परेचर की बात होगी। चैप्टर के बीच में घुसोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। एंड लव का आया है, डिस्कनेक्टेड हो गए थे। लेट मी चेक। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, देख लो। अगर मैं यहां पर इंटेंसिव वेरिएबल की बात करता हूं तो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास मैंने बोला था, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट रहेंगी, मतलब आई फॉर इन इंडिपेंडेंट, और जहां पर इन नहीं आता वो डिपेंडेंट रहती हैं। मैंने कहा था कि अगर आपका रूम टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस, अगर उसका पार्टीशन कर देंगे तो बी और ए 13 डिग्री सेल्सियस होगा क्या? क्या मैं रूम में अगर पार्टीशन कर दूं तो क्या मेरा टेम्परेचर आधा आधा बटेगा? नहीं, टेम्परेचर सेम रहेगा। मतलब ये शेप पर और साइज पे डिपेंड नहीं करता और मास पे भी नहीं करता। सो दैट मीन्स ये जो मेरा चैम्बर है ये मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा, टेम्परेचर का पार्ट। फिर मैंने कहा डेंसिटी, अगर मैं 1 किलो पानी ले लूं चाहे मैं 1 ग्राम पानी ले लूं, वाटर की डेंसिटी 1000 हमेशा रहती है। मतलब ये भी मास पर डिपेंड नहीं कर रही, साइज पर डिपेंड नहीं कर रही, तो ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर पर आते हैं, अगर मेरा रूम का प्रेशर मान लो 1.013 बार है और अगर मैं उसे आधा आधा डिवाइड कर देता हूं तो क्या वो हाफ हाफ प्रेशर में हो जाएगा? हम बोलेंगे नहीं, प्रेशर तो 1 एटा स्टैंडर्ड प्रेशर हमारा मेंटेन रहेगा रूम का पार्टीशन करने पर भी। सो पीए शुड बी इक्वल टू पीवी। ये भी हमारा शेप एंड साइज और मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसकी यूनिट इसकी यूनिट सेम होती है, तो स्ट्रेस भी इंटेंसिव बोला, सरफेस टेंशन भी ऐसे इंटेंसिव होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इंटेंसिव होता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन में हमने लिखा था कि 1 किलो पानी में 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज करना है, उसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते थे। तो Q इज इक्वल टू एमसी dt में से m1 हो जाएगा, जहां पर मास गायब होगा तो मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने रिपीट कर दिया है, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी करण एंड प्रियांशी आपको थोड़ा पेशेंस रख के आगे चलना पड़ेगा, तभी मैं रिलेशन बता पाऊंगा। सीधा मैं अगर फॉर्मूला लिख देता हूं तो शायद आपका भी डाउट क्लियर ना हो और बच्चे सोचेंगे पता नहीं कैसा चैप्टर है। हाँ, चैप्टर के खत्म होने के बाद अगर कोई डाउट बचे तो बोलना। अब यहां पर देखना, इंटेंसिव वेरिएबल की डेफिनेशन हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। सो लिखेंगे द वेरिएबल which are independent of the size of the system are called intensive variable, एग्जाम्पल में लिखवा चुका हूं। अब आते हैं बी वाले पोर्शन पर। ये तो हो गया ए वाला पार्ट, अब चलते हैं बी वाले पोर्शन पर। एक्सटेंसिव वेरिएबल, अगर मैं एक्सटेंसिव वेरिएबल की बात करता हूं तो द वेरिएबल विच डिपेंड ऑन size of the mass,
साइज और मास ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एक्सटेंसिव वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा मास, मास तो खुद ही ऑटोमेटिकली मास पे डिपेंड करेगा। दूसरा आ जाएगा लेंथ, अगर एक कमरा लूं और उसमें मैं लेंथ एल है, डिवाइड करूंगा तो L/2 हो जाएगी। मास, लेंथ, तीसरा एरिया, चौथा वॉल्यूम, ये सब हमारी डिपेंड करती है। फिर एनर्जी, एनर्जी डिपेंड करेगी, वेदर इट विल बी हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद एंट्रोपी, इसको बस अभी लिखना एंट्रोपी को, इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे एंट्रोपी डिपेंड होगी, क्योंकि डिग्री ऑफ रैंडमनेस की बात आ रही थी ना। बड़ा कमरा होगा तो गैस आराम से इधर उधर मूव कर रही होंगी, छोटा कमरा होगा तो टक्कर ज्यादा लगेगी, इधर उधर मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा होगा। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस बोला था तो वो इफेक्ट करेगी। सो एंट्रोपी। तीसरा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, दिस इज नॉट एन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी because specific heat capacities lie in this category, but the heat capacities always lie in this category. तो यहां पर आ गया मेरे पास हीट कैपेसिटी। उसके बाद लास्ट वन इज एंथैल्पी। एंथैल्पी, क्योंकि अल्टीमेटली एंथैल्पी एनर्जी एंट्रोपी पर डिपेंड करेगी। तो अगर इन दोनों में कोई चेंज आया तो एंथैल्पी में भी कोई चेंज आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी किसी भी शब्द के आगे स्पेसिफिक लग जाए, अगर इसी में मैं स्पेसिफिक एनर्जी बोलूं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। स्पेसिफिक का मतलब होता है मास से, स्पेसिफिक का मतलब होता है मास से डिवाइड करा देना। जो भी इसके अंदर मास है, अगर उसको मैं काटना चाहता हूं तो उसे डिवाइड कराऊंगा। जैसे हाफ ऑफ mv² ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी mgh ले ली, तो mgh डिवाइडेड बाय m करा दोगे, मतलब स्पेसिफाई कर दिया उसे कि पर केजी के हिसाब से कितनी है। तो मास से मास कट जाएगा तो ये इस कैटेगरी में लाई कर जाएगी। कॉम्पिटिशन यहां से फंसाता है क्वेश्चन, सीबीएसई नहीं पूछेगा, बट ये जो अच्छे क्वेश्चन है जेई फंसाएगा यहां से क्वेश्चन जरूर। तो बच्चा जो रट के गया होता है उसका क्वेश्चन गारंटी से गलत मिलता है। खैर उसमें हमें नहीं जाना, यहां पर बस ये देखना कि ये वाली जो क्वांटिटीज एक्सटेंसिव है और ये हमारी इंटेंसिव है। फिर हम आते हैं दूसरे पार्ट पर, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये थर्मोडायनेमिक हमने सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन। तीसरा हमने देखा टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। वो क्या होता है देखते हैं। अगली हेडिंग डालना थर्मल इक्विलिब्रियम। नाम से ही पता लग रहा है कि जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा दोनों बॉडी का, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। सो थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर मेरे पास डेफिनेशन दे दी जाती है तो उस डेफिनेशन की क्या मायने होंगे और उसे मैं किस तरीके से ले पाऊंगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में पहली कंडीशन समझना, नो एक्सटर्नल फोर्स शुड बी अप्लाइड। कोई भी बाहरी तत्व नहीं आना चाहिए, मतलब बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए। सो यहां पर देखो तो इफ अ बॉडी और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन एक्सर्टेड फोर्स और नेट टॉर्क ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो। अगर मैं यहां पर एक बॉडी लेता हूं जिसका टेम्परेचर ए बॉडी है, जिसका टेम्परेचर है टीए, एक मैं लेता हूं बी बॉडी जिसका टेम्परेचर है टीबी। अगर मेरा टीए बड़ा है टीबी से तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बट अगर मेरी जो ए बॉडी का टेम्परेचर है और जो बी बॉडी का टेम्परेचर है, इन दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो जाता है तो मैं क्या बोलूंगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम की दुश्मनी डेल्टा टी से होगी कि नहीं। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट फ्लो करेगी, लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि टेम्परेचर डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, तब मैं बोलूंगा थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो सीधे सीधे मुझे क्या पता लग रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर क्या होना चाहिए, जीरो। अब यहां पे अगर हमसे पूछे कि थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर डेफिनेशन क्या लिखेंगे, फॉर्मल डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो भी मेरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम is said to be in thermodynamic equilibrium if its
variables like pressure, temperature, volume and number of particles, जिसको हम मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, number of particles etc. do not change with time. टाइम के साथ अगर ये चेंज नहीं होते तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम. सो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर असर्शन रीजन में वो फंसाएं तो क्या सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी का होना ही जरूरी है थर्मल इक्विलिब्रियम में? हम बोलेंगे नो. सिर्फ टेम्परेचर का ही स्टेबल होना जरूरी है थर्मल इक्विलिब्रियम में? हम बोलेंगे नो. वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है जिसमें इसके वेरिएबल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल टाइम के साथ चेंज ना हो तो हम मानेंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम है. सो ये भी एक अच्छी कंडीशन थी. दूसरी बात पार्ट पे चलते हैं कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम के दो टूक में जवाब दिया जाए, जो मैंने यहां पे लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे? whenever the two bodies or system in contact are said to be in thermal equilibrium, if both are at the same temperature. Full stop. So two bodies or a system in contact are said to be in thermal equilibrium if both are at the same temperature. ये एक दूसरी फॉर्मल डेफिनेशन हो गई. ये उसकी मैक्रो डेफिनेशन मतलब अपर ब्रांच, ये सबके लिए जर्नल कैटेगरी है और ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की कैटेगरी मैंने दी. यहीं से एक और इजाद हुआ, थर्मल इक्विलिब्रियम से ही एक टॉपिक निकला जिसको बोलते हैं अपने थर्मोडायनेमिक का पहला लॉ, जिसको बोलते हैं जीरोथ लॉ. पहला लॉ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ एक एब्रिविएशन है कि फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ. तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि हाउ मेनी लॉज आर इन थर्मोडायनेमिक, तो बच्चा क्या जवाब देगा सीबीएसई का? कि 3 लॉ होते हैं, एक जीरो, एक फर्स्ट और एक सेकंड, जो हम पढ़ेंगे. लेकिन एक लॉ और होता है चौथा लॉ, उसको बोलते हैं एंट्रोपी. तो अगर देखा जाए टेक्निकली तो 4 लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक में, लेकिन सारे जवाब देते हैं 3 का ही. खैर उसके बारे में भी मैं बताऊं. ये मैं मिटा रहा हूं. यहीं से चैप्टर की शुरुआत होती है. ये अभी तक का इंट्रोडक्शन पार्ट था. यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसको बोलते हैं जीरोथ लॉ. जीरोथ लॉ किस बेसिस पर काम करता है? अगर हमारी बॉडी में हमें बुखार चेक करना होता है, जो थर्मामीटर हम लेते हैं, तो वो कौन से लॉ पर बेस्ड होता है? तो आंसर टिक करेंगे जीरोथ लॉ. उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं एक सिस्टम यहां पर आपको बनाकर दिखा रहा हूं. कि मान लो मेरे पास यहां पर है ये, हमने एक वॉल ले ली, एक पूरा चैम्बर है, इसमें मैंने एक डाई थर्मिक वॉल ले ली, मतलब कंडक्टिंग वॉल है, यहां से हीट फ्लो कर सकती है, तो इसको बोलते हैं मैंने डायथर्मिक वॉल. डायथर्मिक मतलब कंडक्टिव बोलते हैं इसे, डायथर्मिक वॉल. टेक्निकल नाम है कंडक्टिंग, नॉन टेक्निकल नाम है कंडक्टिंग वॉल, और टेक्निकल नाम है डायथर्मिक वॉल. इसको बोलते हैं कंडक्टिंग वॉल. उसके बाद यहां पर हमने एक और वॉल ली, अगर मैं यहां पर इस वॉल की बात करता हूं तो इसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल. इसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल. तो एक तरफ मेरा आ गया डायथर्मिक वॉल और दूसरी तरफ मेरा आ गया एडियाबैटिक वॉल. इधर मैंने एडियाबैटिक क्यों लगाया? क्योंकि यहां से हीट फ्लो नहीं करे, नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर हियर. कोई भी हीट इधर से उधर नहीं जाएगी. इसका एग्जांपल मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था,
जैसे हमारे थर्मस फ्लास्क होते हैं जिसमें पानी हमारा लंबे समय तक गर्म रहता है, वो बॉटल एडियाबैटिक वॉल से बनाई जाती है कि कम से कम हीट ट्रांसफर हो। तो लंबे समय तक हमारा उसमें पानी गर्म रहने का कारण ही ये है कि वहां पर एडियाबैटिक वॉल को दे दिया जाता है, नो हीट ट्रांसफर। और डायथर्मिक वॉल, यहां पर हीट ट्रांसफर हो सकती है। फिर मैंने यहां पर एक सिस्टम बनाया जिसको यहां बोला जाता है सिस्टम ए। फिर इसको यहां पर बोला जाता है सिस्टम बी। फिर इसको यहां पर बोला जाता है सिस्टम सी। तो ये हमारे 3 सिस्टम है, एक ए, एक बी और एक सी। अगर मैं यहां पर देखता हूं सिस्टम ए की बात करूं तो सिस्टम ए से मेरी हीट जाती है सी पर, क्योंकि यहां तो जाएगी नहीं। अगर मेरे पास टेम्परेचर यहां पर ज्यादा है तो मेरी जो हीट है वो फ्लो करेगी इधर। कब तक फ्लो करती रहेगी? जब तक टी ए टी सी के बराबर ना हो जाए। जब तक टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी के बराबर ना हो जाए। एक बार हीट यहां पर स्टोर हुई तो फिर सी से वो बी की तरफ बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? जब तक मेरा सी वाला पार्ट बी के बराबर ना हो जाए। मतलब टी ए टी सी के बराबर हुआ, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और टी सी मेरा टी बी के बराबर हुआ, ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अगर ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को मैं इक्वेट करता हूं तो टी सी इज इक्वल टू टी ए और यहां पे टी सी इज इक्वल टू टी बी। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहां आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू टी ए डिवाइडेड बाय टी बी। सो टी बी मेरा किसके बराबर होगा? टी ए के बराबर होगा। मतलब जो टेम्परेचर यहां होगा वही टेम्परेचर यहां होगा। जीरो थोड़ा यही था। बाकी अब इसको हम डेफिनेशन में कैसे बांधेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या लिखेंगे? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, कॉमा इक्वालिटी of which is the only condition for the thermal equilibrium of two systems or bodies in contact. So temperature of a system is a physical contact. खत्म। अच्छा, चिन्मय का क्वेश्चन आया है, सर ये थर्मोमीटर में कैसे यूज होता है? पहले पूरा पढ़ो तो सही, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है टॉपिक, फिर पूछना। चिन्मय तो चला जाता है उसी चीज में। अगर मैं कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं ना, बस उसी सुनने में मजा आएगा। सिलेबस साइड में जाने दो, आप उसी के बारे में बताओ, बस जनरल टॉक करो, जीके वाली। हाँ, यहां तक लिख लिया हो तो मुझे कंफर्मेशन देना। एक डेफिनेशन और लिखनी है। जिसने लिख लिया हो मुझे कंफर्मेशन देना। चलो ठीक है, चिन्मय सुन लो अपना आंसर।
मैंने बोला कि जो हमारे बुखार वगैरह आता है जो बॉडी में, उसको टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक किया जाता है। जब थर्मामीटर आप लगाओगे तो थर्मामीटर किस कंडीशन पर काम कर रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर उस टाइम पे हीट है, गर्माहट है। तो होता क्या है कि गर्माहट कब तक ट्रांसफर होगी थर्मामीटर में, जब तक टी ए टीसी के बराबर ना हो जाए। मान लो मेरे पास सिस्टम है ए और मेरे पास थर्मामीटर है बी, ये आपके पास बॉडी है बी और मान लो थर्मामीटर है ए। अगर थर्मामीटर को आप कंडक्ट करा रहे हैं अपनी बॉडी से, हवा में तो मेजर करेगा नहीं। कंडक्ट मतलब या तो उसे हम अपनी टंग के बीच में रखते हैं या फिर अपनी बगल में दबाते हैं। उसे कंडक्ट कराने के बाद हीट कब तक फ्लो करती रहेगी, जब तक फ्लो करती रहेगी जब तक बॉडी का टेम्परेचर और आपके थर्मामीटर का टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। और हम थर्मो इक्विलिब्रियम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होते ही जो आजकल के थर्मामीटर आते हैं वो उसमें बीप बज जाती है, एक बीप साउंड आता है। वो बीप साउंड का मतलब ये होता है कि बॉडी टेम्परेचर के इक्वल ही आपका थर्मामीटर का टेम्परेचर पहुंच गया, तो वहीं पर हमारी बीप बन जाती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द जीरोथ लॉ। अगली डेफिनेशन पर आते हैं। अगली डेफिनेशन पर आते हैं। टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम or a body is a physical quantity which determines whether the system is in thermal equilibrium, is in thermal equilibrium with another system in its contact or not. So temperature of a system or a body is a physical quantity which determine whether the system is in thermal equilibrium with another system in contact or not. फिर दो डेफिनेशन थी। अब इसके बाद चलते हैं हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां तक लिख लिया हो तो मुझे कंफर्मेशन देना। ओके, अब यहीं पर एक पार्ट और रह गया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। फिर चलेंगे हम हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी पर। अगला पार्ट है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अगर मैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करता हूं तो सबसे पहली बात, इस सिस्टम को हम क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि आ कलेक्शन ऑफ एन, थ्योरी है साथ साथ ही लिख लेना, एक्सट्रीमली लार्ज, थ्योरी ऑफ a collection of an extremely large number, एक सेकंड रुकना।
आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? गिव मी कंफर्मेशन। ठीक। A collection of an extremely large number of atoms or molecules confined within certain boundaries such that it has certain values of pressure P, volume V, and temperature T is called thermodynamic system. अब इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं। पहला, इसको बोला जाता है ओपन सिस्टम। दूसरा बोला जाता है क्लोज्ड सिस्टम। तीसरा बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक चाय का कप है और आप चाय बनाकर किसी के लिए ला रहे हैं, किसी रिश्तेदार के लिए चाय बनाकर ला रहे हैं, और आपने इसमें गरम गरम टी डाल दी है, और टी डालने के बाद आपने उसे छोड़ दिया और काफी देर तक आप वार्तालाप उससे करने लगे। तो होगा क्या कि इस चाय में से हीट बाहर आने लगेगी, गर्माहट बाहर आने लगेगी, और साथ में हमारे वेपर्स भी बाहर आने लगेंगे। मतलब जो चाय में से जो पानी होगा, जिसको आपने थोड़ा बहुत पानी या लिक्विड उसमें डाला होगा, वो वेपर फॉर्म में आएगा। मिल्क तो वेपर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता ना, इसलिए दूध को उबाला जाता है। सो दैट मीन्स वेपर फॉर्म में मास मेरा बाहर ट्रांसफर होने लगा। मतलब किसी भी सिस्टम में हीट के साथ साथ मास भी अगर ट्रांसफर होता है तो उसे ओपन सिस्टम बोला जाता है। तो क्लोज सिस्टम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लो अब आपने इस चाय को एक केतली से ढक दिया। आपने इस चाय को अब एक केतली से ढक दिया। अब ढकने के बाद आपने यहां पे रख दिया, तो चाय तो अब भी ठंडी होगी कुछ देर बाद, लेकिन कम रेट से ठंडी होगी, लेकिन हीट तो अभी भी ट्रांसफर करेगी ही, वो भी सारी डायरेक्शन से करेगी। बस ये है कि मास ट्रांसफर इस बार नहीं होगा, हीट ट्रांसफर इस बार भी होगी। इसलिए ढकने पर भी हमारे जो भी वेपर्स फॉर्म होंगे वो इस प्लेट पे हमें मिलते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। इसका मतलब मास बाहर नहीं निकलेगा, हीट अभी भी बाहर निकल रही थी। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। उसके बाद अब मैंने यहां पर पूरा मन बनाया हुआ है कि रिश्तेदार को, जो भी रिलेटिव, उसे एकदम गर्मा गर्म चाय पिलाऊं। अगर ऐसा मैंने समझा हुआ है तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं यहां पर एडियाबैटिक वॉल का कप बनवाऊंगा। उसके लिए एक स्पेशल कप, एडियाबैटिक वॉल, क्योंकि वो रिलेटिव आपका खास होगा, इसका मतलब इतना खर्चा कर रहे हैं तो। और वो एडियाबैटिक वॉल से आप इसे पूरा पैक कर देंगे, जो कि हमारी वाटर बॉटल भी होती है, थर्मस फ्लास्क भी होता है, तो वो एक एडियाबैटिक वॉल होती है। उसके अंदर आपने चाय को बंद करके लॉक करके रख दिया। अब ना ही हीट ट्रांसफर होगी और ना ही मास ट्रांसफर होगा। अब ना ही हीट ट्रांसफर होगी ना ही मास ट्रांसफर होगा। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। तो समझ में आया, ओपन सिस्टम के अंदर हमारा मास एज वेल एज हीट ट्रांसफर दोनों होते हैं। क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है, मास ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब इसको क्रॉस मार देता हूं ऐसे। और यहां पर ना ही हीट ना ही मास, कोई भी पार्ट ट्रांसफर नहीं होगा। मैं समझता हूं इतनी अंग्रेजी तो आप सभी लोग बना सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, एक एक नंबर में पूछा जाएगा तो। इन द ओपन सिस्टम, mass as well as heat can be transferred from the thermodynamic system. In the closed system, heat and mass, yeah, heat transfer but mass cannot be transferred from the system.
And in the isolated system, heat as well as mass cannot transfer from the system. बस ये 3 लाइनें आप जोड़ लेंगे और उसके बाद ये भी पार्ट हमारा फिनिश हो जाएगा. इतना लिख लो. बस आज का यहीं पर पार्ट ओवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा मेन पार्ट हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी. तो ये तो था आज के चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट. अब हम आगे बढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक पर. एक बार